नमस्कार दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को इन्वेड करता है और सिर्फ 4 दिनों में चाइनीज आर्मी अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेती है। इस समय तक चाइनीज आर्मी 60 किलोमीटर तक भारत में घुस जाती है और लद्दाख का अक्साई चीन वाले क्षेत्र में चाइनीज आर्मी का कब्जा हो जाता है और भारत को अपनी 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवानी पड़ती है। यह जमीन इतनी ज्यादा है कि इस पर दिल्ली जैसे 25 शहर को हम बसा सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली भारत ये वॉर हार जाता है और इस हार में सबसे ज्यादा उंगलियां उठती है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कि उन्होंने चाइना की हरकतों को नजरअंदाज किया और इस युद्ध में जवाहरलाल नेहरू ने एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि इस युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता तो हम 1962 के वॉर को नहीं हारते। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक समय भारत और चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे थे और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमें 1962 में भारत और चाइना के बीच में वॉर देखने को मिला और इस वॉर में भारत की हार का जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू को क्यों बताया जाता है और यदि वो जिम्मेदार नहीं है तो नेहरू पर आज तक इस युद्ध को लेकर उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं? क्या इसके कारण थे युद्ध के? क्या इसका इंपैक्ट हुआ भारत की फॉरेन पॉलिसीज पर? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में 1962 वॉर की डिटेल कहानी। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली और इसी के साथ में 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सिविल वॉर जीत जाती है और दुनिया के नक्शे पर एक नए साम्यवादी देश का जन्म होता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। शुरुआती समय में भारत और चीन के रिश्ते काफी अच्छे थे और पीपल्स और रिपब्लिक चाइना को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। और इसी के साथ में भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर दिए जाने का काफी बार समर्थन किया, क्योंकि यह वीटो पावर पहले भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह वीटो पावर लेने से मना कर दिया और इसका समर्थन किया चाइना को देने को लेकर। दोस्तों, क्योंकि ये वीटो पावर एशिया में सिर्फ एक देश को मिल सकता था, तो ये वीटो पावर मिला भारत के समर्थन की वजह से चाइना को। लेकिन आजादी के एक साल बाद ही 1950 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उस समय तिब्बत एक सेमी ऑटोनोमस कंट्री हुआ करता था जिसका सुप्रीम लीडर था दलाई लामा। तिब्बत पर चाइना के अधिकार से सबसे बड़ा झटका भारत को लगा, क्योंकि पहले चीन की सीमा कश्मीर के एक छोटे हिस्से तक सीमित थी, लेकिन अब चीन की सीमा तिब्बत पर अधिकार होने की वजह से भारत के उत्तराखंड से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक फैल गई। लेकिन उस समय तक जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर श्योर थे कि चाइना भारत पर इस तरह का कोई भी इन्वेड नहीं करेगा। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई बार जवाहरलाल नेहरू को चेताया था कि चाइना हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और चाइना की नज़र असम के कुछ हिस्सों पर है और हमें तत्काल चाइना की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि भारत और चीन के बीच में कोई भी सीमा विवाद नहीं है और 1914 में शिमला समझौते के तहत तय की गई मैकमोहन रेखा भी भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है और चाइना इससे आगे नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को यह पता नहीं था कि चाइना के द्वारा एक भी बार मैकमोहन रेखा को ऑफिशियल रूप से एक्सेप्ट नहीं किया गया कि यह रेखा भारत और चीन के बीच में बाउंड्री तय करती है। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत और चाइना के संबंधों को अच्छा रखना चाहते थे, इसलिए वो प्रत्येक वैश्विक फोरम पर चाइना का सपोर्ट करते थे और 29 अप्रैल 1954 को भारत और चाइना के बीच में एक समझौता होता है जिसे पंचशील समझौता कहते हैं और इस समझौते के तहत भारत और चाइना एक दूसरे के देशों की संप्रभुता और कोएग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करेंगे। और इस समझौते के बाद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए, हिंदी चीनी एक है के नारे दिए गए और इस पंचशील समझौते में जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और भारत के जो भी अधिकार तिब्बत में थे उनको सरेंडर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, चाइना ने इस समझौते में कहीं पर भी मैकमोहन रेखा को एक्सेप्ट नहीं किया था और ये जवाहरलाल नेहरू की चीन के मामले में सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इसके बाद कुछ सालों तक भारत और चीन के रिश्ते काफी अच्छे रहे और 1956 में चीन के राष्ट्रपति जाओ एनलाई भारत आए, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन इसी समय तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भी भारत में मौजूद थे और इस समय जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा से बातचीत करके उन्हें तिब्बत जाने के लिए कहा कि आप तिब्बत चले जाइए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि तिब्बत के मामले में भारत और चाइना के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए और इस समय तक भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण
नहीं दी थी। लेकिन सितंबर 1957 में एक ऐसी घटना हुई जिससे भारत को काफी बड़ा झटका लगा। चाइना के एक सरकारी अखबार पीपल्स डेली में एक खबर छपी कि चीन के जिनजियांग प्रांत से लेकर के तिब्बत तक जाने वाली रोड पूरी तरीके से तैयार है। और इस बात से भारत को बहुत झटका लगा, क्योंकि चीन के जिनजियांग प्रांत से लेकर तिब्बत तक जाने वाली रोड अक्साई चीन से होकर के गुजरती है, जिसको भारत अपना हिस्सा शुरुआती दौर से मानता आया है। और चाइना ने पहली बार अक्साई चीन और नेफा, जिसे वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस पर अपनी सांकेतिक दावेदारी पेश की। दोस्तों, भारत को इस चीज को लेकर कोई आइडिया नहीं था, इसलिए भारत ने इस मामले में काफी ऑब्जेक्शंस किए और इस समय तक भारत और चीन के सीमा विवाद खुल करके सामने आने लगा। और चीन के राष्ट्रपति झाऊ उनलाई ने कहा कि हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानते, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने यह रेखा तिब्बत के ऊपर थोपी थी। और इस सिनेरियो में 1959 में चीनी सरकार के खिलाफ बगावत हो गई और इस बगावत को चीनी आर्मी ने बड़ी बेरहमी से कुचला और तिब्बत के सर्वोच्च लीडर दलाई लामा चाइनीज आर्मी के अरेस्ट होने के डर की वजह से पहले ही भाग करके भारत आ गए, जहां पर भारत ने दलाई लामा को शरण दी और जवाहरलाल नेहरू खुद दलाई लामा से मिलने मसूरी पहुंचे। लेकिन दोस्तों, इस चीज को लेकर के चीन काफी नाराज हुआ। भारत के तिब्बत को रवैये को लेकर चाइनीज आर्मी काफी नाराज हुई और 1959 से ही भारत और चीन के बीच में सीमा पर काफी छिटपुट संघर्ष देखने को मिला, छिटपुट लड़ाइयां देखने को मिली पेट्रोलिंग करते समय भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में। और इतना सब होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर चीन का समर्थन किया। और ये नेहरू की चीन के संबंध में दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। और इस समय भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच चीन के राष्ट्रपति झाऊ उनलाई भारत के भ्रमण पर आते हैं, जहां पर जवाहरलाल नेहरू के साथ में उनकी घंटों इस मुद्दे पर बातचीत चलती है। चीन के राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू को ऑफर करते हैं कि आप यथास्थिति बनाए रखें, हमारा अधिकार अक्साई चीन पर रहेगा और आप अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा कहते हैं, वहां पर आप शासन चला सकते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अक्साई चीन भारत का शुरुआत से ही अभिन्न अंग था। ये सब तो साथ साथ में चल ही रहा था। इसी के साथ में इंटेलिजेंस के द्वारा लगातार सरकार को इनपुट दिए जा रहे थे कि चाइनीज आर्मी एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में है। और इन्हीं इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन आर्मी को भारत चीन की सीमा पर डिप्लॉय किया। और इवन हमारी जो सेना थी उसकी टुकड़ियां तो मैकमोहन रेखा के उत्तर तक डिप्लॉय की गई और इसे भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है। और हमारे देश के पंजाब की 4th डिवीजन आर्मी को नॉर्थ ईस्ट की रक्षा के लिए भेजा गया, यानी नेफा की सुरक्षा के लिए भेजा गया, जबकि वो 4th डिवीजन वाली आर्मी पहाड़ों पर लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं की गई थी। और चाइना भारत की इस फॉरवर्ड पॉलिसी से काफ़ी नाराज हुआ और इस समय यह तय हो गया था कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होना लगभग तय है। और जिस समय भारत और चीन के बीच में जबरदस्त युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी, उस समय भारत की पॉलिटिक्स में आंतरिक कलह चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू के दोस्त और रक्षा मंत्री वीके कृष्णन मेनन पर सेना प्रमुख के.एस. तिमैया काफी बातों से असहमत थे। के.एस. तिमैया चीन को दुश्मन देश मानते थे और कहते थे कि चाइनीज आर्मी कभी भी हम पर आक्रमण करने वाली है और हमें चीन के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्णन मेनन का मानना था कि हमें चाइना से कोई खतरा नहीं है, हमें सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान से और आर्मी भी वहीं डिप्लॉय की जानी चाहिए। दोस्तों, सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, विवाद चल रहा था, ये मीडिया के सामने खुल करके तब आया जब बाकी सभी अधिकारियों की सीनियोरिटी को दरकिनार करके बी.एम. कोल नाम के एक सेना अधिकारी को नॉर्थ ईस्ट यानी लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया, जो कि नेहरू के काफ़ी रिश्तेदार बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सेना प्रमुख के.एस. तिमैया इस फैसले के एकदम खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि बी.एम. कोल को युद्ध जैसी परिस्थितियों को हैंडल करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और इनको लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू के दोस्त होने की वजह से बी.एम. कोल को उस समय नॉर्थ ईस्ट यानी नेफा की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। लेकिन इस बात को लेकर के 31 अगस्त 1959 को सेना प्रमुख के.एस. तिमैया ने जवाहरलाल नेहरू को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू के रिक्वेस्ट और मनाने के बाद में के.एस. तिमैया जिस समय के सेना प्रमुख थे, उन्होंने इस्तीफा एक्सेप्ट किया और 20 अक्टूबर 1962 को फाइनली भारत और चाइना के बीच में युद्ध छिड़ जाता है,
चाइनीज आर्मी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को इन्वेड करती है और 4 दिन के भीतर भीतर चाइनीज आर्मी अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लेती है। क्योंकि भारतीय सेना इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। न तो भारतीय सेना के पास में नई टेक्नोलॉजी थी, न बंदूकें थी, न टैंक थे, न गोला बारूद थे। यहां तक कि बर्फीले इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना के पास में गर्म कपड़े तक नहीं थे, न उनके पास में एक राशन था। सिर्फ सेना को जुनून के सहारे लड़ने के लिए छोड़ दिया गया और इस युद्ध में भारत की बहुत बुरी तरीके से हार पहले ही निश्चित थी। भारत चीन के बीच में युद्ध लगातार चलता गया। चाइनीज आर्मी इन्वेड करते करते 60 किलोमीटर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई और उस समय चीन के राष्ट्रपति झाओ एनलाई ने जवाहरलाल नेहरू को एक प्रस्ताव और भेजा और 2-3 सप्ताहों तक इस बारे में प्रस्ताव पर बातचीत हुई और इस समय युद्ध को रोक दिया गया और नेगोशिएशन चलती रही। इसमें चीनी राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को प्रस्ताव दिया कि दोनों सेना जहां पर है वहां से 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाएगी और युद्ध को यही समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि चाइनीज आर्मी पहले ही 60 किलोमीटर भारत में आ चुकी थी और वो 60 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पीछे जाने की बात कर रही थी। इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और फिर से भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अक्साई चीन वाले इलाके में चीन ने कब्जा कर लिया। और इस युद्ध में जैसा कि पहले लग ही रहा था कि भारतीय सेना की हार निश्चित है, इसमें भारतीय सेना की हार हुई और इसमें सबसे बड़ा फेलियर रहा जवाहरलाल नेहरू का भारतीय एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, उस समय कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एयरफोर्स और नेवी को इस युद्ध में इस्तेमाल किया होता तो हमारी 1962 में हार नहीं होती। और नेहरू का ये कहना था कि मैंने जो है वो एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यदि हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो चाइना भी बजाय एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगी और ये युद्ध और भीषण रूप ले लेगा, इसलिए हमने एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय तक भारत की एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से काफ़ी मजबूत थी और यदि नेहरू ने यह गलती ना की होती और यदि एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया होता तो 1962 में ना तो हमें अक्साई चीन का क्षेत्र गंवाना पड़ता और न ही भारत को चीन से हार झेलनी पड़ती। लेकिन दोस्तों, फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है और 20 नवंबर 1962 को चाइनीज आर्मी एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान करती है और अपने स्थानों से पीछे हट जाती है। चाइनीज आर्मी अक्साई चीन पर कब्जा बनाए रखती है, लेकिन नेफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वहां पर मैकमोहन रेखा से भी पीछे चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो चाइनीज आर्मी भारत में 60 किलोमीटर तक घुस चुकी थी और जो आर्मी आराम से भारतीय सेना को हरा रही थी वो पीछे क्यों हटी। तो दोस्तों, इसके कुछ मेन रीजंस माने जाते हैं, जिसमें पहला रीजन था कि चाइना के ऑब्जेक्टिव का पूरा होना, क्योंकि चाइना इस युद्ध में किसी भी प्रकार की जमीन को तो हड़पना चाहता ही था, साथ ही में उसका एक उद्देश्य था कि वो दक्षिण एशिया में अपना दबदबा पेश कर सके। इसका दूसरा कारण है यूएसए, यूके और यूएसएसआर भारत के समर्थन में आ चुके थे और तीसरा कारण था कि चाइना को डर था कि ऐसा न हो कि यूएसए इस युद्ध में कूद जाए, क्योंकि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को चिट्ठी लगी थी और मदद के लिए गुहार लगाई थी। लेकिन उस समय की स्थितियां कुछ ऐसी थी दोस्तों कि रसिया और जो यूएसए हैं ये दोनों भी क्यूबा में मिसाइल संकट में फंसे हुए थे और इस मिसाइल संकट की वजह से रसिया और यूएसए के बीच भी एक परमाणु युद्ध होने की कगार पर था, इसलिए कोई भी देश वहां पर नहीं आ पाया भारत की मदद के लिए और फाइनली भारत 1962 की वॉर हार जाता है। और इस हार को लेकर के जवाहरलाल नेहरू पर काफ़ी संसद में सवाल उठाए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू इससे काफ़ी विचलित होते हैं और उस समय के सेना प्रमुख के तिम्मैया अपने पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद में वी.के. कृष्ण मेनन भी अपने पद से इस्तीफा देते हैं, जो कि रक्षा मंत्री थे। बी.एम. कोल जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे वो भी अपने पद से इसमें इस्तीफा देते हैं और जवाहरलाल नेहरू भारत और चीन के इस युद्ध की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते और फाइनली उनकी इस युद्ध के 1-1.5 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है और भारत में पॉलिटिक्स का एक युग का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी चाइना और भारत की वॉर। किस तरीके से भारत के विश्वास का फायदा उठा करके चाइना ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा और हमारे ही ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार का जो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन पर आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने चाइना पर विश्वास किया उस विश्वास पर खतरा नहीं उतर पाई
और चाइना ने भारत के साथ में विश्वासघात किया। हो सकता है उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जाते, चाइना की जो हरकतें थी उनको नजरअंदाज करने के बजाय उन पर ध्यान दिया जाता, तो हम 1962 की वॉर को बच जाते। और यदि एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल किया जाता, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, तो निश्चित रूप से भारत की इसमें जीत हो सकती थी। लेकिन जो आजकल जो भी हुआ वो एक इतिहास का हिस्सा हो चुका है, लेकिन आज भी उसके काफ़ी जो हिस्से हैं वो हमें भारत और चाइना के संबंधों में काफ़ी जो कड़वाहट है वो दिखाई देती है। और आज भी भारत का एक हिस्सा अक्साई चीन चाइना के पास में है, जो कि भारतीय सीने पर एक घाव है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हिस्ट्री का वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने इसमें आपको चाइनीज़ वॉर के बारे में समझाने का कोशिश की। अगर इसमें किसी भी प्रकार की फैक्ट्स की मिस्टेक हो तो आप लोग अन्यथा न लें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।